हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरोत्तम गुजर है। मैंने आपको कल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाना प्रारंभ किया था। हम कल वाली क्लास को थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। नया टॉपिक पर चर्चा करने से पहले अपन थोड़े से कल के बारे में जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखो, अपन ने सबसे पहले कल पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने देखा था, यानी कि शब्द भेद अपन ने देखे थे। शब्द भेद अपन ने अंग्रेजी में 8 प्रकार के पढ़े थे। अंग्रेजी में अपन नाउन भी पढ़े थे, नाउन की डेफिनेशन भी देख ली थी। भाई नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अपन ने सर्वनाम का नाम दिया था। फिर नाउन और प्रोनाउन की नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्डों को अपन ने विशेषण का नाम दिया था। फिर अपन ने जो चौथी बात है वो क्रिया की थी, यानी कि जब वाक्य में किसी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे अपन ने क्रिया का नाम दिया था। फिर अपन बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब के बारे में अपन ने देखा था कि जब कोई वर्ड किसी वर्ब का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव इन तीनों की विशेषता बताए या इनमें से किसी एक की भी विशेषता बताए तो वो शब्द अपन ने क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा था। फिर अपन बात करें प्रेपोजिशन मानी कारक, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के पहले आने वाले ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम में रिलेशन बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। फिर अपन ने कंजंक्शन के बारे में देखा था। कंजंक्शन को अपन ने जॉइंट वर्ड बोला था, यानी कि ये कभी कभी सेंटेंसों को भी जोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों को भी जोड़ देते हैं, इसलिए अपन ने इसको संयोजक का नाम दिया था। फिर अपन बात करते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादिबोधक। जब सेंटेंस में किसी शब्दों से, जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी भाव का या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो अपन ने उसको नाम दिया था इंटरजेक्शन। तो आज अपन इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखो, अपन सबसे पहले अपनी जो 2-3 क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होगी। जैसे अभी अपन को, आपने ये सब पहले पढ़ चुका है लेकिन एक बार इसको रिकॉल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन ने पढ़ तो लिया होता है लेकिन ऑथेंटिक तरीके से उनकी डेफिनेशंस कभी नहीं पढ़ते हैं अपन को, बस थोड़ा सा ये पता रहता है। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले अपन वर्ण की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? वर्ण की। किसकी? वर्ण की। देखो, वर्ण की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अपन ने नाम दिया था किसका? वर्ण का नाम दिया था। अब जैसे आप बोलते हो ना कै, अब कै के हलंत लगा के बोला आपने, कै के हलंत लगा के बोला तो यानी कि इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अंग्रेजी में जैसे मान लो कोई वर्ण आ गया ए, अब ए का और टुकड़ा क्या करेंगे? ये अपन ने परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे हैं अपन सब इसी वजह से। तो ये देखो, ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे मान लो कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ए हो गया, ई हो गया। इन सभी का अपन क्या नहीं कर सकते? ये हलंत है। इन सभी को अपन और विभाजित, यानी कि इनके और टुकड़े नहीं करे जा सकते, तो इसको अपन ने वर्ण का नाम दिया था। अब देखो, एक होती है ध्वनि और एक होता है अक्षर। इनके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी प्राप्त
कर लेते हैं। अब यानी कि वर्ण, वर्ण किसे कहेंगे, यानी वर्णों की डेफिनेशन देख ली अपन ने। वर्णों के मौखिक रूप को तो अपन क्या बोलते हैं, वर्णों के मौखिक रूप को तो अपन ने किसका नाम दिया है, ध्वनि का नाम दे दिया। तथा अब देखो, वर्णों के मौखिक रूप को अपन ने ध्वनि का नाम दे दिया, तथा लिखित रूप को क्या बोलते हैं, तथा लिखित रूप को अपन अक्षर के नाम से जानते हैं। लिखित रूप को अक्षर कहा जाता है। देखो सबसे पहले वापिस एक बार रिवीजन, देखो ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता, और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया अपन ने क ख ग। और अपन देखो सबसे पहले थोड़ा सा अपन अपनी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में आपको समझाना बहुत आसान रहता है। तो पहले अपन इसको हिंदी में समझ लेते हैं, फिर अपन इसका अंग्रेजी में भी समझेंगे। सबसे पहले ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, क ख ग ए ई इत्यादि वर्ड हो गए। अब देखो ध्वनि और अक्षर, इन शब्दों से भी आपका कभी ना कभी पाला पड़ा होगा। तो इन शब्दों को बोलते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इनकी डेफिनेशन ये होती है, वर्णों के मौखिक रूप को, मौखिक बोले तो यानी कि मुंह से बोलकर, जिन्हें अपन बोल सकते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं, वो भाषा का रूप क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। तो ये मौखिक रूप, जो भी वर्णों के मौखिक रूप को तो अपन क्या बोल दिए, ध्वनि बोल दिए, तथा लिखित रूप को यानी कि अपन जो लिखते हैं, जैसे मान लो क, अब ये बोल दिया, ये तो क्या हो गया, ध्वनि। अब मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये क्या कहलाता है, ये अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अब जैसा कि आपको पता होगा भाई, पहले अपन हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52। फिर उसके बाद में इसमें भी वर्णमाला को विभाजित करें तो ये स्वर और क्या हो जाते हैं, व्यंजन। स्वर और व्यंजन में विभाजित करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अपन दूसरी, मतलब जब हिंदी पढ़ेंगे, अपन एक क्लास हिंदी की भी लगाने वाले हैं LDC को देखकर, तो इसीलिए आप इनका विभाजन उसमें देखेंगे। अपन इनकी चर्चा ही कर रहे हैं भाई, अपन को ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं, अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं अपन, अंग्रेजी की बात करते हैं। तो अंग्रेजी की बात करें तो सबसे पहले देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, यानी कि 26 वर्णमाला होते हैं। अब कौन कौन से आप शुरू से पढ़ते हैं, जो ABCD होती है, ABCD से लेकर XYZ तक, ये सारे जितने भी टोटल वर्ड हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड हैं। अब अपन देखें, अपने सामने एक जो चीज़ आई है, वो नई चीज़ आई है, वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले जो ये वर्णमाला आई है, इस वर्ड को समझते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, अपन वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप तत्वों के बारे में थोड़ा सा आपने साइंस में पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में पढ़ा होगा, और भी वर्गीकरण किया हुआ है, जैसे मोजले हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी उन्होंने। तो ये सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक एक तत्व को उठाया और उन्होंने एक जगह क्रम वाइज व्यवस्थित कर दिया। तो जब उन्होंने इन तत्वों को एक जगह व्यवस्थित कर दिया, तो उसको उन्होंने एक अलग नाम दे दिया। वो क्या दे दिया, आवर्त सारणी।
क्या दे दिया, आवर्त सारणी। उसी प्रकार अंग्रेजी में और हिंदी में अपन जो ये वर्ण हैं इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, तो इस व्यवस्थित क्रम को ही अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की डेफिनेशन देखो कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित, अब देखो व्यवस्थित, ध्यान रखना, सिस्टमेटिक, यानी कि बिल्कुल जैसे मान लो गणित में पढ़ते हैं अपन ने गिनती क्या होती है, वो वर्ण हो गए, वो उसकी भाषा में, उस लैंग्वेज में। तो अपन अभी ये देखा अपन ने, सबसे पहले वर्ण देखा, फिर अपन ने ध्वनि देखा, अक्षर भी देखा, फिर वर्ण, फिर इनकी डेफिनेशंस देखी, फिर अपन ने वर्णमाला देखा, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हिंदी में भी देखा अपन ने, अंग्रेजी में भी देखा। अब अपन बात करते हैं जैसे अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं उनको वोवल कहा जाता है। अब अंग्रेजी में वोवल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इनके अलावा जो बचे वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू ये कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, यानी कि 5 वोवल होते हैं। इसके अलावा जितने भी बचे, बाकी के 21 बचे, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं व्यंजन, यानी कि अपन अंग्रेजी में बात करें तो वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं लेटर की बात। लेटर बोले तो अक्षर के बारे में अपन ने अच्छी तरह से डेफिनेशंस देख ली इसकी। फिर अपन बात करते हैं वर्ड की। देखो जब अपन ने सीरियल वाइज पढ़ते जाते हैं तो उसमें एक क्रम चलता है भाई, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक अंत में एक उसका अंत आता है, वो सबसे बड़ा कहलाता है। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अपन देखें तो सबसे पहले क्या होता है, लेटर होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लेटर बोले तो अक्षर। अब अक्षर की अपन ने डेफिनेशंस देख ली। फिर अक्षर से जब लेटर जुड़ते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो वर्ड का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। जब वर्ड प्लस वर्ड जुड़ते हैं, क्या, वर्ड प्लस वर्ड जुड़ते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, फ्रेज का निर्माण करते हैं। अब फ्रेज बोले तो वाक्यांश, किसका निर्माण करते हैं, वर्ड बोले तो शब्द। अब देखो वापस से लेटर और लेटर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, वर्ड, और वर्ड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फ्रेज। अब देखो जो फ्रेज से बड़ी इकाई है वो इकाई क्या कहलाती है, क्लॉज कहलाती है। फ्रेज से बड़ी जो इकाई है वो क्या कहलाती है, उपवाक्य। क्लॉज मानी क्या होता है, उपवाक्य। क्लॉज का अर्थ क्या होता है, उपवाक्य। अब देखो फिर इससे जो बड़ी इकाई होती है वो कहलाती है सेंटेंस बोले तो वाक्य। वाक्य बोले तो यानी कि ऐसा शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जो कुछ ना कुछ अर्थ देता हो, यानी कि पूर्ण अर्थ देता हो। फिर अपन बात करते हैं वापस से एक बार, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। अब इनकी अपन डेफिनेशंस भी देख लेते हैं भाई, ये क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले जैसे अपन ने लेटर की बात कर ली तो अपन जो नेक्स्ट बात है वो बात करने जा रहे हैं किसकी, वर्ड की। किसकी बात करेंगे अपन, वर्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड और कुछ नहीं होता, अभी अपन ने देखा भाई लेटर और लेटर मिलकर क्या करते हैं, लेटर मिलकर क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण
करते हैं। तो देखो लेटर की डेफिनेशन, ए साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स that express a particular CULARS हो रही है ना, पर्टिकुलर मीनिंग। देखो सीधी सी बात, ए साउंड और लेटर यानी कि एक ध्वनि बोले तो अपन ने अभी बोल दिया भाई, वर्ण के जो मौखिक रूप होता है उसको अपन साउंड यानी कि ध्वनि बोलते हैं, उसका लिखित रूप को अपन क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो यानी कि साउंड यानी कि ध्वनि या अक्षर, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ साउंड्स यानी कि ध्वनियों का समूह है, या बोले तो लेटर्स यानी कि बहुत सारे अक्षरों का समूह है, क्या कहलाता है, दैट एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मीनिंग, जो क्या करता है एक सार्थक अर्थ, पर्टिकुलर यानी विशेष, एक विशेष मीनिंग देता है, वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अपन वर्ड बोले तो जैसे राम, ये क्या होगा, एक वर्ड है, RAM। यहाँ पे R क्या है, एक लेटर, R की बात करें तो ये लेटर है, A क्या है, लेटर की बात करें लेटर है, और अपन लेटर में भी बात करें तो A को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन किया था कि वोवल्स में A को रखते हैं, AEIOU अपन ने देखा था ना, AEIOU इनके बारे में अभी देखा था। तो ये क्या है, फिर M यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि शब्द बनाते टाइम यानी कि वर्ड बनाते टाइम अपन वोवल और कॉन्सोनेंट इन दोनों का ही उपयोग करते हैं। फिर अपन बात करें इससे जो नेक्स्ट पॉइंट देखा था अभी अपन ने, वर्ड के बाद में अपन ने देखा फ्रेज, वर्ड के बाद में अपन ने क्या देखा, फ्रेज मानी कि वाक्यांश, PH अरे ऐसी फ्रेज मानी वाक्यांश। फिर इसके बारे में यानी कि फ्रेज क्या होता है, अब फ्रेज होता है भाई इसका फ्रेज, जैसे राम एंड श्याम, अभी अपन ने यहाँ पर देखा भाई राम एंड श्याम, ये देखो अपन ने और कुछ नहीं किया, वर्ड था यानी कि वर्ड राम हो गया, एक वर्ड ले लेते हैं या मानो यहाँ पर श्याम हो गया। अब इन दोनों वर्डों को अपन ने क्या कर दिया, कंजंक्शन एंड लगाकर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये शब्द ये क्या कहलाया, वाक्यांश कहलाया। वाक्यांश बोले तो फ्रेज बोले तो वाक्यांश, ऐसा थोड़े होता है फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज और कुछ नहीं होता, फ्रेज होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए सेंस, यानी कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ तो होता है। राम एंड श्याम, अब अपन जब जनरली इसकी बात करते हैं तो अब राम और श्याम इसके बारे में अपन देखते हैं या किसी से अपन चर्चा करते हैं भाई राम एंड श्याम, तो उस व्यक्ति के सामने जो सबसे पहली कल्पना होगी वो ऐसे सोचेगा भाई राम और श्याम यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति हैं। अब वो व्यक्ति कार्य भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो इस यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ तो दे देता है, लेकिन क्या नहीं देता, इन मतलब कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब बात करें जैसे यानी कि इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, यानी कि वे शब्दों के समूह हैं जिनका कुछ ना कुछ मीन तो होता है लेकिन अपने आप में पूरा मीन नहीं होता। फिर अपन बात करेंगे अपने आप में जिसका पूरा मीन हो, जिसका क्या हो, पूरा मीन हो, वो क्या कहलाता है, वो होता है इससे जो बड़ी इकाई थी यानी कि क्लॉज, अपने आप में उसका अर्थ तो होता है लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या है कि वो एक किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है।
क्या होता है, बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे जैसे अब फ्रेज की डेफिनेशन देखें तो देखो इसमें गिच पिच हो गया थोड़ा सा, तो इस बात को मैं यहाँ पर वापस से नोट कर देता हूँ। जैसे ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए फ्रेज इज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ साउंड्स, सॉरी है ना, ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स, साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मीनिंग। वापस से, ए फ्रेज इज ए ग्रुप, यानी कि फ्रेज होता है, क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों का एक समूह होता है, लेटर्स का एक समूह होता है, और जो क्या करता है, एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मीनिंग, यानी कि एक विशेष मीनिंग देता है। एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करता है, एक विशेष अर्थ व्यक्त करता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जब अपन इसके बारे में, फ्रेज के बारे में और आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, फ्रेज के जब प्रकार देखेंगे तो फ्रेज के 3 प्रकार होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। कौन कौन से, जैसे देख लो, काइंड्स ऑफ फ्रेज, देखो काइंड्स ऑफ फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज देखो, सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे नाउन, सबसे पहले नाउन फ्रेज, फिर अपन दूसरी बात कर लें तो दूसरी बात अभी बताया मैंने, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर अपन बात कर लेते हैं तो वो होता है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब देखो नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। नाउन फ्रेज का मतलब होता है नाउन से संबंध, यानी कि नाउन को ही अपन क्या बोलते हैं, नाउन को ही बोलते हैं अपन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव को ही अपन बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब को ही अपन बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, यानी कि इसकी डेफिनेशंस वगैरह अपन जो इसकी जब अपन फ्रेज पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अभी अपन देखते हैं जो फ्रेज है, फ्रेज से जो बड़ी इकाई है वो क्या कहलाती है, क्लॉज। फ्रेज से जो बड़ी इकाई है वो क्या कहलाती है, क्लॉज। क्लॉज के बारे में बात करें अपन, क्लॉज के बारे में अपन बात करें तो यानी कि उपवाक्य। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। उपवाक्य, उपवाक्य के बारे में अपन ने थोड़ा सा अभी जानकारी प्राप्त कर ली, यानी कि उपवाक्य सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन वो किसी बड़े वाक्य का भाग होता है, यानी कि ए क्लॉज इज ए कंप्लीट, ए क्लॉज इज ए कंप्लीट सेंटेंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, यानी कि वो कुछ, यानी कि क्लॉज पूरा एक वाक्य होता है जो किसी बड़े वाक्य का क्या रहता है, भाग रहता है। ए क्लॉज इज ए कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि क्लॉज क्या रहता है, एक कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस, यानी कि जो दूसरे एक बड़ा वाक्य होता है उस पर निर्भर रहता है। जैसे देखो, आई होप यू विल अप्लाई फॉर दिस जॉब। आई होप, अब ये क्या है, आई होप यानी कि मैं आशा करता हूँ, यू विल अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी कि आपने इस जॉब के लिए, यानी कि इस नौकरी के लिए या इस कार्य के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, यानी कि अप्लाई किया होगा, आवेदन किया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये, अब देखो ये वाला पार्ट है, मैं आशा करता हूँ, यानी कि जो कर्ता वाला पार्ट होता है वो
जब अपन क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज में भी अपन देखेंगे भाई क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैन क्लॉज, फिर अपन बात करेंगे सबऑर्डिनेट और फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि इस वाक्य, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या जो कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बारे में अपन जब मैन क्लॉज में रखते हैं उसको मैन क्लॉज की, इसका दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल क्लॉज। फिर इसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में चर्चा जब ये टॉपिक आएगा क्लॉज, उस समय विस्तारित रूप से करेंगे। अब ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, निर्भर तो है, लेकिन ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है। इस वजह से इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। फिर जब अपन देखे थे तो सबसे पहले क्लॉज के बाद में जो क्लॉज से बड़ी इकाई है, क्लॉज से बड़ी जो इकाई है वो अपन ने देखी थी सेंटेंस बोले तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। यानी कि अब जैसे देखो इसकी डेफिनेशंस देखे, ए सेंटेंस इज ए group of words, a sentence is a group of words which makes a इधर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ना, फ्रेम में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, which makes a complete सेंस, यानी कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। अब देखो जैसे वाक्य क्या है, वाक्य शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। देखो सबसे पहले ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, यानी कि सेंटेंस है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह है विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस है, जिसका क्या रहता है, पूरा अर्थ निकलता है। तो अपन ने ये थोड़ा सा देखा। फिर अपन अगर थोड़ी सी चर्चा सेंटेंस के बारे में भी कर ले तो सेंटेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार असरेटिव बोले तो यानी कि स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद में जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव बोले तो अपन प्रश्नवाचक। फिर इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट होता है, जो इसका तीसरा भाग होता है वो इम्परेटिव, यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। इम्परेटिव बोले तो आज्ञार्थक वाक्य, यानी कि फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसों को अपन बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, वो बच जाता है एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक। इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने कल चर्चा भी कर ली है। तो देखो आज अपन ने जो शुरुआत की वो शुरुआत अपन ने देखें तो शुरुआत अपन ने सबसे पहले वर्ण से की। वर्ण के बारे में थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर लो। थोड़ा सा वर्ण पढ़ा, वर्ण में देखा ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्होंने या उसको अपन ने नाम दे दिया वर्ण का नाम। वर्ण यानी कि वर्णों के मौखिक रूप को अपन बोलते हैं ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं अपन, अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं।
52 अक्षर यानी कि 11 तो स्वर होते हैं, अन्य शेष जो बच गए वो व्यंजन होते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। 26 वर्णों के समूह को अपन ने अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। फिर ABCD से लेकर Z तक होते हैं। फिर वोवल अपन ने पढ़ा, तो वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अंग्रेजी के अंदर 5 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन, तो व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। फिर अपन ने बात की सबसे पहले लेटर के बारे में अपन ने देख लिया। फिर लेटर और लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड मिलाकर क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज और फ्रेज से मिलकर क्या कहलाता बनता है? ये क्लॉज बनता है। फिर क्लॉज से जो बड़ी इकाई है वो क्या कहलाती है? सेंटेंस कहलाती है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।